Welcome to your weekly dose of high quality current affairs with me, Supriya, exclusive for Veranda IAS. आज के सेशन में हम कुछ ऐसे इश्यूज कवर करने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेंस के लिए भी बहुत अच्छे से रेलेवेंट होते हैं। कोई एआई का टॉपिक है, गवर्नेंस का टॉपिक है, सोशल जस्टिस का टॉपिक है, तो इट हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी। पहले हम थोड़ा इंडेक्स पे नजर डालते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विद इज रिफॉर्म्स कैन नॉट वेट। ये टॉपिक इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर की करंट सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करता है। वी विल एक्सप्लोर डीजीसीए का क्या फ्रेमवर्क है, कैसे वो ऑडिट करता है, एक्सेट्रा। Then we'll talk about designation of TRF as a terror group, its implication for India, Pakistan and US relationship. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे जो टेरर का टैग मिला है उसके बाद इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टांस और यूएस पाकिस्तान इक्वेशन पे क्या चेंजेस आ सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट एक ऐसा विजनरी टॉपिक जो एआई के रेगुलेशन और एथिक्स पर इंडिया किस तरह एक ग्लोबल थॉट लीडर बन सकता है, उस पर नजर डालता है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, एक टेम्पल फंड्स को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग डिबेट है। शुड टेम्पल वेल्थ बी रेगुलेटेड बाय स्टेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ethical question है ये, so definitely you have to read this article. Then we talk about one more article that is from Indian Express, ड्रोन स्वार्मिंग टू स्मार्टर वॉर रूम्स। इंडिया का जो आर्मी का एआई रोड मैप है 2026-27 में वो क्या होगा। इंटरनल सिक्योरिटी और मिलिट्री रिफॉर्म्स का एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है। हमें रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा जैसे बहुत अच्छे से कितना इम्पैक्टफुल होगा इस साल का एआई रिलेटेड रोड मैप इंटरनल सिक्योरिटी के चलते, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। अब ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे जीएस पेपर 2 के अंडर। गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी जब बात होती है तो जीएस 3 में आ जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल अपडेट्स और मेंस के लिए एनालिटिकल इनसाइट्स, हम दोनों पे फोकस करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी होगी। तो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, टॉकिंग समथिंग अबाउट द एविएशन सेफ्टी। जून 12 को एयर इंडिया का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ। ये कोई आइसोलेटेड मिसहैप नहीं था, इसने हमें एक बिगर सिस्टमिक इश्यू की तरफ पॉइंट किया। पुअर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, लैप्सेस इन प्री फ्लाइट चेक्स और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की रेडीनेस, ये सब पे क्वेश्चन आ गए। इस इंसिडेंट ने हमें बताया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस और प्रोएक्टिव रेगुलेशन कितने इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रेगुलेटरी फेल्यूर है, यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन सामने आते हैं। एक है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो रेगुलेट करता है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। रीसेंट क्रैश के बाद दोनों इंस्टीट्यूशन पर इनएडिक्वेट ओवरसाइट और पुअर अकाउंटेबिलिटी के एलिगेशन देखे हमने। रूल्स है पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना वीक या सिलेक्टिव है, यहाँ पे नजर आया। ये क्लियरली एक इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर का एग्जाम्पल बन गया। जहां सेफ्टी को लेके पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में कितना बड़ा गैप हमें देखने को मिला। अब ये जो पैटर्न है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ, सिमिलर लैप्सेस बहुत बार देखे गए हैं। मैंगलोर में 2010 में क्या क्रैश हुआ था और कोझिकोड में 2020 में। हर बार इंक्वायरी जब होती है, रिकमेंडेशंस आते हैं, पर एक्चुअल ग्राउंड रिफॉर्म हमेशा से मिसिंग होता है। इसके पैटर्न जो है सामने आते हैं अबाउट नेग्लिजेंस, कि इट इज नॉट एक्सेप्शन एनीमोर, ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तो इस पूरे इशू से एक चीज हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड होती है कि इंडियाज एविएशन बूम नीड्स अर्जेंट रेगुलेटरी ओवरहॉल। और पब्लिक ट्रस्ट का क्या है, वो तो ट्रस्ट एक अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली उनके लाइव्स के साथ खेल रहे हैं। तो वी नीड द रेगुलेशन एट, दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और विजुअल मॉडल की, जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी फेल्यूर्स को समझने के लिए यूज होता है। वो है द स्विस चीज मॉडल। ये मॉडल क्या है, इमेजिन करो एक बड़ा स्विस चीज ब्लॉक है जिसमें हर स्लाइस एक सेफ्टी लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। पायलट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड रेगुलेटरी। लेकिन हर स्लाइस में छोटे छोटे होल्स होते हैं। मतलब क्या होंगे, वो सारे फ्लॉज होते हैं। जब आप ये होल्स एक लाइन में आ जाएंगे तो यानी मल्टीपल फेलियर जो है साइमल्टेनियसली अकर होंगे, तब होता है डिजास्टर। लेकिन
इसको कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ लेटेंट फेलियर, और वही हुआ अहमदाबाद के क्रैश में। मल्टीपल चेन लिंक्स का मतलब है मल्टीपल फेलियर्स। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर पायलट एरर हुआ उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल लैप्स हो गए, देन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप सामने आया, एंड देन मेंटेनेंस फेलियर हुआ। ये सब एक चेन की तरह लिंक्ड होते हैं, और अगर एक भी लिंक फेल हो जाएगा तो ये सब सिस्टम जो है अब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन जब सारे लिंक्स एक साथ टूट जाएंगे तो एक्सीडेंट ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। अहमदाबाद क्रैश का इन्वेस्टिगेशन जो है ने क्लियरली बताया कि इंडिया में प्रीवियस वार्निंग्स को कैसे इग्नोर किया गया है। हमें जब सेफ्टी रिफॉर्म्स रेकमेंड किए जाते हैं पिछले इंसिडेंट्स को लेके, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हाफ डन ही होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे इट्स नॉट ओनली द पायलट एरर, इट्स अ सिस्टम वाइड फेलियर। सो द स्विस चीज मॉडल हमें एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज देता है। सेफ्टी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि एक पूरा इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो सो फार वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे सिस्टमिक फेलियर्स जैसे पायलट एरर, एटीसी लैब्स या रेगुलेटरी लूपहोल्स मिलके हमें क्रैश तक ले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्रिटिकल गैप्स है इंडिया के एविएशन सेफ्टी फ्रेमवर्क में। फर्स्ट आता है रेगुलेटरी इश्यूज। डीजीसीए का जो रोल एंड फंक्शन है उस पे ही क्वेश्चन उठ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। इस एजेंसी का नाम है रेगुलेशन इंश्योर करना, लेकिन इसके पास ऑपरेटर के जैसे भी पावर्स नहीं है। यानी यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें जो की इश्यूज है, यहाँ पे सेफ्टी रिकमेंडेशन का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बहुत एब्सेंट होता है, तो लोग इश्यू हाईलाइट करना चाहते हैं लेकिन वो डर के चुप हो जाते हैं। ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स भी बहुत आउटडेटेड है यहाँ पे। इससे हमें ये समझ में आता है कि रेगुलेटरी बॉडी का जो क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस है वो हमेशा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। Then when we talk about infrastructure concerns, अब एविएशन सेफ्टी सिर्फ स्काई में नहीं होगी, ग्राउंड इंफ्रा पर भी डिपेंड करती है। यहाँ कुछ अलार्मिंग गैप्स देखें। ऑब्स्टैकल लिमिटेशन सरफेस, मतलब जहां हाई राइज या टावर्स नहीं होने चाहिए वहां भी कंस्ट्रक्शन परमिट किया जाता है। अनक्वालिफाइड पर्सनल को इंस्पेक्शन डेलीगेट किए जा रहे हैं, एंड वर्स्ट इज टेक्निकल रेड फ्लैग्स को पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक इंडिफरेंसेस मिल रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्राउंड लेवल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे मिसिंग है, और कॉम्प्लायंसेस जो है सिर्फ पेपर वर्क पर बनते हैं। ये इशू हमें यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है द पैटर्न ऑफ इम्प्यूनिटी एंड अ लैक ऑफ सेफ्टी कल्चर अक्रॉस इंडियाज एविएशन सेक्टर। तो यहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि एविएशन एक्सीडेंट्स रैंडम नहीं होते, they are often results of ignored patterns and outdated systems. रिफॉर्म तब तक इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक हम सिस्टमिक साइलेंसेस को तोड़ नहीं देते। तो अब तक हमने ये देखा कि कैसे इंडिया के एविएशन सेक्टर में सिस्टमिक फ्लॉज ने एक क्राइसिस को जन्म दिया, लेकिन हमें एज एस्पायरेंट ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ प्रॉब्लम नहीं समझना है, सॉल्यूशंस भी बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट करने होते हैं। तो इसीलिए वे फॉरवर्ड रेगुलेटरी रिस्ट्रक्चरिंग की ज्यादा जरूरत है। एक डीजीसीए का एक टोटल ओवरहॉल करने की जरूरत है। इनका जो रोल है उनका क्लियर बाइफर्केशन होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम अवॉइड कर पाए तो मे बी डीजीसीए का जो कंप्लीट ओवरऑल है जिसमें रेगुलेटरी और ऑपरेशनल रूल्स इंडिपेंडेंट बॉडीज के पास हो, जैसे सेबी का जो रोल है फाइनेंशियल सेक्टर में, वैसे ही अगर हम एविएशन के लिए डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना देंगे तो इट बिकम्स इजियर। Then when we talk about enforcing recommendation, हर क्रैश के बाद रिपोर्ट्स बनती है पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस होती है। इसे अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन रख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जहां पे अथॉरिटीज रिपोर्ट करेंगी कि कौन सा स्टेप लिया गया है और कौन जिम्मेदार है एक्सेट्रा, ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इट बिकम्स वेरी इजी टू ट्रैक। ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिफॉर्म सभी इफेक्टिव होंगे जब उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स ऑफ एविएशन सेफ्टी करना है ना, या फिर पायलट एसोसिएशंस का रिप्रेजेंटेशन सेफ्टी डिसीजंस पे उनका मैटर करना। पायलट्स आर द फ्रंटलाइन स्टेक होल्डर्स, उनके फीडबैक बिना कोई भी पॉलिसी वन साइडेड होती है तो वी कैन गिव देम दैट इंपॉर्टेंस। देन जुडिशियल ओवरसाइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट करना बहुत जरूरी है।
रेगुलर रिव्यू बाय स्टैंडिंग कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड रिफॉर्म जैसे विशाखा गाइडलाइंस या विनीत नरेन केस में जो हुआ था, ये मॉडल यहाँ अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे बहुत ही 4 इम्पोर्टेंट सेफ एंड फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क, हम कैसे इसको सेफ्टी के टूवर्ड्स लेके जा सकते हैं। यहाँ पे वी हैव अंडरस्टूड एक बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया, हमने उनको समझा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो बल्कि एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही क्रिटिकल बट बहुत ही इम्पैक्टफुल है इन कंसिडरेशन टू इंटरनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिक्स। द रेजिस्टेंट फ्रंट का टेरर ग्रुप, जहां पे वो डेजिग्नेशन यूएस ने उनको टेरर के लिस्ट में डाल दिया है। लेट्स बिगिन। तो ये टॉपिक जो है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और ग्लोबल काउंटर टेरर डिप्लोमेसी का दोनों से कनेक्ट बताता है। अब ये जो डेजिग्नेशन है ऑफ टीआरएफ एज अ टेरर ग्रुप, इसके की डेवलपमेंट्स क्या है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली द रेजिस्टेंट फ्रंट को डिक्लेयर किया है एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट को उसको भी असाइन कर दिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएस के ट्रायंगल रिलेशनशिप पे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके चलते इस डेजिग्नेशन का ट्रिगर बना था, जिसमें टीआरएफ का क्लियर इन्वॉल्वमेंट था। टीआरएफ असल में एक प्रॉक्सी ग्रुप है बैक्ड बाय लश्कर ए तोयबा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी से ऑपरेट करता है। तो इस मूव के बाद जो है पाकिस्तान पे बहुत ही डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, स्पेशली रिगार्डिंग द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कॉन्सेप्ट के चलते। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया का जो स्टैंड है अगेंस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर बहुत ही लेजिटिमाइज हो रहा है, यू कैन से। यूएस डेजिग्नेशन से टीआरएफ की फंडिंग चैनल्स, फॉरेन सपोर्ट, ग्लोबल लेजिटिमेसी बहुत ही क्रिपल हो जाएगी। ये स्टेप एफएटीएफ टाइप एक्शन और बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस डेवलपमेंट ने टीआरएफ को ऑफिशियली जो है ग्लोबल टेररिज्म फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बाद इंडिया को जो काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी होगी उसमें हम क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो टीआरएफ के पीछे का कुछ रिकॉर्ड है, कैसे उसका क्या उन्होंने इसके पहले भी वो कभी सामने आए हैं, उसका जो हिस्टोरिकल फुटप्रिंट बोल सकते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। अगस्त 2019 में जो है ये टीआरएफ का सामने आया था नाम, उनका इमर्जेंस तभी हुआ था जब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन हुआ था ना, तभी ये नाम एक्चुअली सरफेस हुआ था। इसका प्राइमरी पर्पस था कश्मीर में मिलिटेंसी को इंडिजिनियस रेजिस्टेंस दिखाना, जबकि असल में ये था एक रीब्रांडेड वर्जन ऑफ एलईटी, लश्कर ए तोयबा। मतलब इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक नया लेबल लगा दिया, हैंडलर वही पुराने थे। 2001 में जो है लश्कर ए तोयबा ने, यहाँ एक आयरनी भी है एक्चुअली, लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद को तो यूएस ने ऑलरेडी 2001 में एफटीओ में डाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रुप्स पाकिस्तान की टेरर से ओपनली ऑपरेट कर रहे थे। तो टीआरएफ के केस में भी सिर्फ डेजिग्नेशन का काम नहीं चलेगा, फॉलो अप एक्शंस भी है, इक्वली मैटर करेंगे। इंडिया का जो ग्लोबल एफर्ट्स है यूएनएससी में, इंडिया ने कई बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नो सैंक्शन कमेटी के चलते ये डिमांड किया था कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स को ऑफिशियली ब्लैक लिस्ट किया जाए। लेकिन चाइना जैसे जो नेशंस होते हैं ना, उनको वो वीटो यूज करके सारे प्रपोजल्स को स्टैंड स्टिल बना देते हैं। इंडिया को मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी प्रेशर बनाना होगा इसको हैंडल करने के लिए। देन इन अप्रैल 2025 रीसेंट अटैक के चलते यूएस उसने टीआरएफ के नाम के पीछे छुपे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा एक्सपोज कर दिया। इसी इंसिडेंट के बाद यूएस ने टीआरएफ पर डिटेल इंटेलिजेंस शेयर की, जिससे उनका डेजिग्नेशन या पॉसिबल हो पाया। टीआरएफ सिर्फ एक नाम बल्कि एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर रहे हैं, वो टेरर को लोकल दिखाने के लिए, ग्लोबल परसेप्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं आप उसको। लेकिन अब हम थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गए हैं उनको वो लिस्ट में डालने के लिए। तो अब बात करते हैं टीआरएफ के जो एक टेरर का टैग है उसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
ये डेजिग्नेशन का इम्पैक्ट जो है सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड है या इट्स अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्लोबल काउंटर टेररिज्म के आर्किटेक्चर वी हैव टू सी। ग्लोबल वैलिडेशन मिल गया है, पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेजमेंट हुआ कि TRF is not an indigenous movement but a very much proxy for LET headquartered in Pakistan। ये इंडिया के लिए नैरेटिव विन है जो बार बार कहता रहा कि मिलिटेंसी कश्मीर से नहीं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है। ये वैलिडेशन आगे जाके इंटरनेशनल ओपिनियन शेपिंग में बहुत ही पावरफुल टूल बनेगा। When we talk about the legal pursuit also, UN level action यहाँ पे possible है। अब जब TRF designated हो चुका है तो इंडिया जो है UN sanctions के लिए officially push कर सकता है for all this। तो उसके थ्रू क्या होगा, ट्रांजिशनल प्लेटफॉर्म्स पे हम लीगल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक प्रेसिडेंट भी बनता है क्योंकि न्यू एज टेरर ग्रुप्स के लिए इवन इफ दे रीब्रांड दे कैन नॉट एस्केप द स्क्रूटिनी, ऐसा वो डर पैदा हो जाएगा। अगर हम डिप्लोमेटिक लेवरेज की बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों में मल्टीपल यूएनएससी रेजोल्यूशंस जो है पाकिस्तान की लॉबिंग के कारण टीआरएफ का नाम बहुत अवॉइड करता था। अब यूएस डेजिग्नेशन के बाद इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक कार्ड है जिससे वो बाकी नेशंस को भी इंगेज कर सकता है। बहुत ही कोरेक्टिव एक्शन के जैसा जहां ग्लोबल साइलेंस को यहाँ पे ब्रेक किया गया है डेफिनेटली। व्हेन वी टॉक अबाउट द सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट यहाँ पे इस मूव ने तबूर राना की एक्स्ट्राडिशन जैसे पेंडिंग केसेस को दोबारा हाईलाइट किया। यूएस का जो रिन्यूड कमिटमेंट काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पे है, ये सिग्नल देता है कि इंडिया और यूएस इंटेलिजेंस शेयरिंग और लीगल कोलैबोरेशन फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, डीप हो जाएंगे उनके रिश्ते। तो ग्लोबल प्रेशर जो है की वजह से जो रीजनल इम्पैक्ट होगा, ये टेरर टैक्स सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं होगा, प्रेशर बिल्डिंग टूल हो जाएगा जिसका इम्पैक्ट डिप्लोमेसी में देखेंगे, एक्स्ट्राडिशन में देखेंगे, सैंक्शंस और जो ग्लोबल लेजिटिमेसी की बात करते हैं हम उस पे भी होगा। टीआरएफ का जो टेरर टैग का केवल एक पास्ट इवेंट नहीं माना जा सकता, इट ओपन्स अ वेरी वाइडर डिबेट। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इंडियाज ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स? तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथन पोजीशन की भी बात करेंगे एंड जो चैलेंजेस है परसिस्टेंट उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे जो ग्लोबल कोएलिशन रीबिल्डिंग है, मतलब इंडिया अब अपनी पोजीशन यूज कर सकता है टू रीबिल्ड कोएलिशन अगेंस्ट टेररिज्म। क्वाड, एफएटीएफ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है, यूएनएससी मैकेनिज्म है, ये प्लेटफॉर्म्स इंडिया के नैरेटिव को ग्लोबल लेजिटिमेसी देने में मदद करेंगे। जो टीआरएफ का टेम्पलेट है उसको यूज करके वी कैन सेट अ प्रेसिडेंट जहां पे रीब्रांडेड प्रॉक्सी ग्रुप्स भी हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। ये मैसेज क्लियर हो जाएगा। काफी सारे अदर सेक्टर टेरर आउटफिट्स होते हैं, उनके लिए भी वार्निंग हो जाएगी। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड ग्लोबल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान, यूएस सिंबॉलिक नहीं है। अगर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हमें थोड़ा प्रेशर बनाना है, उनका फाइनेंशियल आइसोलेशन करना है, तो ये स्टेप्स ऐसे बहुत जरूरी हो जाते हैं। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस, पाकिस्तान का जो है डिनायल मोड और प्रॉक्सी वॉर डॉक्ट्रिन हमेशा कंटिन्यू रहता है। टीआरएफ की जगह कल कोई और नाम जाएगा तो मॉडल लेकिन वही रखेंगे वो लोग। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। जियोपॉलिटिकल टेंशन की भी बात करेंगे तो हमेशा यूएस पाकिस्तान के टाइज जो न्यूक्लियर रिस्क डिप्लोमेसी के चलते डीप होते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत इशू बन जाएगा इंडिया के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करना जरूरी है, सिंबॉलिक डेजिग्नेशन के बाद सस्टेन्ड ग्लोबल प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाए। फाइनेंशियल सैंक्शन लगाना, इंटेलिजेंस को शेयर करना अमॉन्ग्स द नेशन, ग्लोबल वॉचडॉग जो होता है मॉनिटरिंग का, उस पे काम करना, ये सब ऑप्टिक्स तभी काम आएंगे ना जब एक सीमित एक लिमिटेड नहीं होना चाहिए द अप्रोच। we have to go through all the beyond the symbolic designation in fact to take all the measures possible। तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि ये जो टीआरएफ डेजिग्नेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट है। टेररिज्म के अगेंस्ट हमें ग्लोबल फाइट में ना लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट की जरूरत है, लीगल आर्किटेक्चर को ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इस बहुत ही important geopolitics के टॉपिक्स के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा गवर्नेंस का टॉपिक जो वी विल हैव अ वेरी फ्रेश व्यू ऑन इट।
लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो आर्टिकल में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ग्लोबल टेक डिबेट की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई गवर्नेंस। और इस बार भारत एक पार्टिसिपेंट नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक थॉट लीडर बनने जा रहा है। AI Impact 2026 नो जो है इंडिया सेंटर है। इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट AI Impact Summit 2026 एट अ टाइम जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, ग्लोबल कंसेंसस और एथिकल AI गवर्नेंस बहुत ही फ्रैगमेंटेड चल रहा है। ये समिट एक यूनिक ग्लोबल मोमेंट है हमारे लिए अपनी स्ट्रेटेजिक वॉइस एस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिया का जो यूनिक रोल है इस समिट के जरिए जो है हम एक इंक्लूसिव, एथिकल और इक्विटेबल एआई फ्रेमवर्क प्रपोज कर सकते हैं, जिसमें हम ग्लोबल नॉर्थ के डेटा जायंट्स और ग्लोबल साउथ के डेमोक्रेटिक कंसर्न्स दोनों को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एआई का फ्यूचर सिर्फ इनोवेशन नहीं होगा, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी भी के बिना ये सारी चीजें इनकम्प्लीट हो जाती है। हमारे लिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएस पेपर 2 में एआई गवर्नेंस और डिप्लोमेसी का एंगल जीएस 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में जब हम इमर्जिंग टेक की बात करते हैं इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ऐसे में भी आप एआई के टॉपिक्स पे बहुत सारे ग्लोबल एथिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एआई गवर्नेंस का फ्यूचर जो है सिर्फ हम सिलिकॉन वैली में नहीं तय करेंगे। न्यू दिल्ली इज ऑल्सो द ग्लोबल डिस्कोर्स, जहां पे हम एक सेंटर टेबल पे बैठ के ये सारे फ्रेमवर्क को डिजाइन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गवर्नेंस है ना, ये स्टैटिक टॉपिक नहीं है, कभी भी बहुत ही इवॉल्व्ड टॉपिक है। ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग रहता है ग्लोबल कॉन्वर्सेशन में। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ईयर 2022 में एआई बिकम्स द हाउस होल्ड कंसर्न। जब चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्च हुए थे, तब एआई सडनली होम्स में एंटर कर गया, पार्लियामेंट और पॉलिसी डिस्कोर्स का पार्ट बन गया, एंड एथिकल कंसर्न जैसे बायस, सर्वेलेंस, डिसइंफॉर्मेशन पर ग्लोबल चर्चा स्टार्ट हो गई। ये टर्निंग पॉइंट था एआई को सिर्फ टेक इश्यूज नहीं बल्कि पब्लिक गवर्नेंस इश्यू बनाने का। देन केम 2023, जहां पे यूएस ने बेल्शले डिक्लेरेशन साइन की, कुछ वेस्टर्न नेशन से मिलकर एआई सेफ्टी नॉर्म्स बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी, ये नॉर्म्स बहुत एक्सक्लूसिव रहे, सिर्फ कुछ रिच कंट्रीज के लिए। ग्लोबल साउथ की वॉइस जो है लार्जली इसमें एब्सेंट थी। देन 2025 का जो पेरिस एआई समिट हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था टू ड्राफ्ट कॉमन गवर्नेंस नॉर्म्स, लेकिन यूएस एंड यूके ने फाइनल ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने सपोर्ट किया था, लेकिन जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है यहाँ पे डोमिनेट कर गए। एआई गवर्नेंस एक बहुत ही पावर राइवलरी का बैटलफील्ड बन गया है। अब 2026 में इंडिया का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रीबैलेंस करने का दिख रहा है। और अब आया इंडिया का मोमेंट, जहां पे इंडिया होस्ट कर रहा है एआई इंपैक्ट समिट 2026। यहाँ पे माय गवर्नमेंट कंसल्टेशंस, क्राउड सोर्स ओपिनियंस रहेंगे, एंड मॉडल ऑफ टेक डेमोक्रेसी, जहां पे सबको अपनी वॉइस रखने का मौका मिलेगा। इसे इंडिया ब्रिज करेगा ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का जो डिफरेंस है उसको। इंडिया मस्ट फ्रेम, इट्स जस्ट नॉट फॉलो। यहाँ पे एआई गवर्नेंस की ये कहानी हमने यहाँ पे ये बताती है, इंडिया के पास सिर्फ सीट नहीं है टेबल पर, बल्कि वो एक एजेंडा सेटर बन सकता है थ्रू दिस समिट। एआई के ग्लोबल डिस्कोर्स में ना एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है, इंडिया हैज नॉट जस्ट अराइव्ड एट अ टेबल, इंडिया इज शेपिंग इट। इस स्लाइड में हम यहाँ पे देखेंगे कि एआई के गवर्नेंस में भारत की यूनिक पोजीशन और क्यों दुनिया उसे इतना सुनना चाहती है। It is bridge between the north and south. इंडिया के पास एक रेयर क्वालिटी है, it is a trusted voice of global south and at the same time it maintains a strategic tech partnership with US, EU जैसे नेशंस पे। बहुत ही मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में रिस्पेक्टेड पोजीशन है। ये ड्यूअल रोल जो है इंडिया का, ये बनाता है एक नेचुरल कंसेंसस बिल्डर यहाँ पे जब ये डिविडेंड का टाइम है। प्रूवन टेक डिप्लॉयमेंट अगर हम बात करेंगे तो यूपीआई और आधार जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी को बिलियन प्लस पॉपुलेशन के लिए इसके स्केल पे इंप्लीमेंट किया है। अनलाइक वेस्टर्न प्रोप्राइटरी सिस्टम्स जो प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं,
India's stack is open source, public good based, and AI governance में ये credibility इंडिया का biggest diplomatic asset है. When we talk about inclusive approach, अब इंडिया का फोकस हमेशा क्या रहता है? मल्टीलिंगुअल एआई सिस्टम्स बनाना, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में उनको डिलीवर करना, एंड नॉट जस्ट बिग टेक और कमर्शियल एप्लीकेशंस. ये इंक्लूसिवनेस उस कोऑपरेटिव ड्रिवन मॉडल से बहुत ही अलग है जो पिछले एआई समिट्स में डोमिनेंट हो रहा था. When we talk about consensus builder, G20 का प्रूफ आपने देखा कि कैसे जहां ग्लोबल डिवीजन के बावजूद इंडिया ने जॉइंट डिक्लेरेशन निकाला. SCO, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा मिडिल ग्राउंड बना के रखा. AI डिस्कोर्स में भी इंडिया कैन रिप्लिकेट दिस सेम डिप्लोमेटिक टेम्पलेट. नमस्ते फ्यूचर इज नॉट जस्ट अ टैगलाइन. भारत के पास टेक का स्केल भी है, वैल्यूज का विजन भी. तो डिप्लोमेसी के एक्सपीरियंस के साथ ये इंडिया का मोमेंट है टू मूव फ्रॉम डिजिटल इंडिया टू एथिकल एआई इंडिया. यू कैन से वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल. यू कैन गेट अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन एआई गवर्नेंस. सो काइंडली रीड इट थॉरोली. अब बात करते हैं हमारे कॉन्क्रीट एआई प्रपोजल की. अब तक हमने देखा है कि कैसे एआई गवर्नेंस ये स्टेज पे इंपॉर्टेंट हो चुका है. अब हम बात करते हैं एआई के ग्लोबल फ्यूचर के लिए क्या पॉलिसी प्रपोजल लेकर आया है हमारा इंडिया. ये विजन एक्शनेबल आइडियाज हैं जो एआई डेवलपमेंट को शेप करना चाहते हैं. रिपोर्ट कार्ड बेस्ड एआई प्लेजेस बनाना चाहता है. सबसे पहला आइडिया, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म. एआई कंपनीज और नेशंस को रेगुलर सेफ्टी, एथिक्स एंड डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट्स देने होंगे. ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करेगा जो पब्लिक को हमेशा अपडेट करते रहेगा ऑन डेवलपमेंट, और रिस्क पे भी हम काम कर पाएंगे. इससे क्या होगा? इससे जो है ट्रस्ट भी तो बढ़ेगा ना. देन कम्स द सपोर्टिंग डेवलपमेंट. इंडिया ने सजेस्ट किया है स्पेशल ग्लोबल फंड जिसका एम होगा अनडिजर्व्ड लैंग्वेजेस जैसे भोजपुरी, वियतनामीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर साउथ. तो उनके लिए एआई डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा. लोकल डेटा सेट से जब इंग्लिश बेस्ड मॉडल होते हैं और वो थोड़ा बायस्ड भी होते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिजास्टर वार्निंग अगर लोकल में हो, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये बहुत रेलेवेंट हो जाएंगे. ये मॉडल इंडिया की डिजिटल पब्लिक गुड से इंस्पायर्ड है एक्चुअली. Then when we talk about global AI safety collaborative, ये एक UN like alliance होगा जहां सभी nations मिलकर AI models के red teaming standards डिसाइड करेंगे. डिप्लॉयमेंट से पहले क्या होगा? एक शेयर्ड चेकलिस्ट होगी जिसमें टेस्टिंग, फेयरनेस, बायस रिमूवल जैसे क्राइटेरियाज होंगे. So this will act as a safety net before AI even goes live in the global ecosystem. Then when we talk about एक बहुत ही फाइनल यू कैन से पॉइंट यहाँ पे, वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें टेक डेवलपर्स पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे द सेफ्टी टेस्ट रिजल्ट्स और फॉलो करेंगे एथिकल गाइडलाइंस फॉर वेरी मच एआई रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट. ये बहुत ही सॉफ्ट लॉ होगा. इट्स नॉट लाइक बहुत एनफोर्स किया जाएगा, बट ग्लोबल ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये ऐसे सारी चीजें बहुत पावरफुल मानी जा सकती है. अब भारत का जो ये एआई ब्लूप्रिंट है, ये जो हमने 4 यहाँ पे प्रपोजल्स देखे, वो बहुत ही एक फ्रेमवर्क सेट करते हैं. एक्सेसिबल एआई, अकाउंटेबल एआई एंड अलाइंड एआई, अलाइंड विद पब्लिक वेलफेयर एंड नॉट जस्ट प्राइवेट प्रॉफिट. व्हेन आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक हियर, हम इंडिया 2026 का जो समिट डिस्कस कर रहे थे 5 मिनट्स अगो, हमने देखा कि कैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कितने सारे इनोवेशंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एंड कट टू देन वी कम टू डिस्कस एक ऐसा टॉपिक जो गवर्नेंस की भी बात कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली बात करता है सोशल जस्टिस पे. तो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स भी डाइवर्स ही है, यू कैन से. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आज के टॉपिक, ये जो आज का टॉपिक है, ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है. ये बहुत ही एक बैलेंस डिमांड करता हुआ टॉपिक है. इट इज द रेगुलेशन ऑफ टेम्पल फंड्स बाय द स्टेट्स. यहाँ पे ये थोड़ा सा तमिलनाडु में जो कंट्रोवर्सी हुआ था उस पे भी फोकस्ड है, लेकिन एक बहुत ही बिगर पिक्चर यहाँ पे वी कैन गेट टू सी. तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट ने टेम्पल फंड्स यूज किए हैं टू बिल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस. इस मूव ने स्पार्क किया एक वाइडर डिबेट
क्या टेम्पल वेल्थ पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है? ये या ये स्टेट ओवररीच है इनटू रिलीजियस ऑटोनॉमी? ये सिर्फ एक स्टेट लेवल कंट्रोवर्सी नहीं होगी बल्कि नेशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाएगा। डिबेट की जो है 3 मेजर डायमेंशंस है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर। सेक्युलर गवर्नेंस प्रिंसिपल, इंडिया सेक्युलर स्टेट है लेकिन सर्वधर्म समभाव का मतलब न्यूट्रल होना है, डिटैच करना नहीं। क्या स्टेट किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के फंड्स को पब्लिक गुड के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। तो स्टेट कंट्रोल ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स भी एक बार देख लेते हैं। हिंदू टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन पर स्टेट का कंट्रोल आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के तहत है थ्रू, लेकिन अदर रिलीजन्स के प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर ये कंट्रोल नहीं होता। इज दिस इक्वालिटी और अ सिलेक्टिव रेगुलेशन? यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन। देन कम्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर टेम्पल वेल्थ से पुअर स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन मिल रही है तो दैट्स अ ट्रू दान धर्म। ओपोनेंट्स कहते हैं दैट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। अब यहाँ पे जो है बिटवीन धर्म एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक डिबेट हो गया है। ये डिबेट सिंपल नहीं है, इट लाइक्स द इंटरसेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजियस ऑटोनॉमी, पब्लिक वेलफेयर वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम। ये 4 सेगमेंट्स हमें इस आर्टिकल के द्वारा अंडरस्टैंड करने हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका जो टेम्पल फंड के रेगुलेशंस का जो इवोल्यूशन हुआ था उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग। टेम्पल स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया हैज अ डीप कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री। यहाँ पे वो इवोल्यूशन कैसे हुआ अभी अंडरस्टैंड। 1817 में कॉलोनियल एंट्री बिगिंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिलीजियस एंडावमेंट एंड एस्टेट्स रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, रिलीजियस ट्रस्ट को मॉनिटर करना है, उनके फाइनेंसेस को अकाउंटेबल बनाना है। यहाँ से ही स्टेट का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रोल स्टार्ट हुआ था इन रिलीजियस अफेयर्स। 1858 में क्या हुआ था, रॉयल प्रोक्लेमेशन ने कहा कि ब्रिटिश क्राउन विल नॉट इंटरफेयर इन नेटिव रिलीजियस अफेयर्स। लेकिन क्राउन पे ओवरसाइट चलता रहता था, स्पेशली वेयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इवॉल्व, वो तो खैर। 1920 में क्या हुआ, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जस्टिस पार्टी ने टेम्पल्स को ब्राह्मण मोनोपोली से फ्री करने के लिए स्टेट कंट्रोल का आइडिया पुश करना स्टार्ट कर दिया। ये था पार्ट ऑफ देयर एंटी कास्ट रिफॉर्म एजेंडा, यू कैन से। टेम्पल रेगुलेशन नाउ बिकेम अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस। 1925 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट हुआ। ये एक्ट्स ने स्टेट को पावर्स दिया सुपरविजन करने के लिए टेम्पल्स के फाइनेंसेस को। इवन डाइवर्शन ऑफ सरप्लस फंड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर वर पॉसिबल। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया था फॉर टेम्पल गवर्नेंस। देन इन 1959 तमिलनाडु HRNC एक्ट के चलते पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट आया। इसने इंटायर गवर्नेंस को कोडिफाई किया। आज भी ये फोर्स में है और इसी के बेसिस पर टेम्पल्स की फंड एलोकेट किए थे स्टाफ हायरिंग एक्सेट्रा में। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, टेम्पल रेगुलेशन का जो करंट डिबेट है सिर्फ एक पॉलिटिकल या रिलीजियस इशू नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल एम्बेडेड गवर्नेंस मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कैसे कॉलोनियल ओवरसाइट है, सोशल रिफॉर्म भी देखा एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मिक्सचर देखा हमने। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये जो स्ट्रक्चर है इवॉल्व हुआ है, टू अंडरस्टैंड कि हम उसका एक्चुअल यूटिलाइज कर सकते हैं फंड्स को, स्टेट रेगुलेट कर सकता है उन फंड्स को, ये अंडरस्टैंड करने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका जो अब हम बात करेंगे इस इशू के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो कौन से लीगल प्रोविजन है जहां पे फंड्स को सेक्युलर यूज मतलब फंड्स का सेक्युलर यूज होता है वो कैसे किया जाता है। सेक्शन 66 ऑफ तमिलनाडु HRNC एक्ट 1959, इस सेक्शन के अंडर टेम्पल ट्रस्टीज कैन डाइवर्ट सरप्लस फंड्स फॉर सेक्युलर पर्पसेस लाइक कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बट ओनली आफ्टर स्टेट अप्रूवल। ये क्लॉज लीगली एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू अलाउ सच एलोकेशंस, लेकिन with accountability filters in place. Then comes Article 25 Clause 2 of Indian Constitution. ये बात करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी की, लेकिन आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए कहेगा
स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स, यानी कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन पर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड होना स्पेशली पब्लिक गुड के ऑब्जेक्टिव के साथ वैलिड है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल, हमने हमेशा डिस्कस किया है कि हमारा जो सेक्युलर मॉडल है वो वेस्टर्न स्टाइल स्ट्रिक्ट सेपरेशन जैसा नहीं है। वी फॉलो द प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल, जहां स्टेट कैन एंगेज विद रिलीजन टू इंश्योर इक्वालिटी, रिफॉर्म, वेलफेयर, बट बिना रिलीजियस फ्रीडम वॉयलेट किए दिस मॉडल एनेबल्स द बैलेंस बिटवीन द रेगुलेशन। जैसे हम टेम्पल बोर्ड्स वॉक्फ के जैसे बात करते हैं उसके चलते। When we talk about judicial precedent, Supreme Court and various high courts ने हमेशा support किया है state regulation of temples को, as long as it is not discriminatory, public welfare purpose के लिए use हो रहा है, it supports them. Courts ने clarify किया है कि state can regulate secular aspects of religions like land, property, donations. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है, ये लीगल फ्रेमवर्क जो है अलाउ करता है टेम्पल फंड को पब्लिक वेलफेयर के लिए हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ कर सकते हैं फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दिस इज व्हाट द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिबेट को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा कल्चरल और पॉलिटिकल लेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो तमिलनाडु की द्रविडियन मूवमेंट थी उसका भी पर्सपेक्टिव यहाँ पे स्टैंड करते हैं हम। यहाँ पे जो है टेम्पल फंड्स का यूज सिर्फ लीगल या गवर्नेंस का इशू नहीं होगा, एक आइडियोलॉजिकल जो लेगेसी है उसका हिस्सा कैसे है, थ्रू दिस मूवमेंट वील अंडरस्टैंड। द्रविडियन मूवमेंट का विजन हमेशा से क्लियर था, टेम्पल मस्ट नॉट रिमेन जस्ट रिचुअल सेंटर्स बट बिकम टूल्स फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इस मूवमेंट के लीडर्स जैसे पेरियर ने उन्होंने कहा था टेम्पल वेल्थ का यूज एजुकेशन, पब्लिक एक्सेस और कास्ट रिफॉर्म के लिए डेफिनेटली होना चाहिए, नॉट मेयर द रिचुअल सेंटर्स। उन्होंने डिमांड किया था स्टेट कंट्रोल, ताकि टेम्पल सिर्फ एलिट के नहीं समाज के सभी वर्ग को ला सके। इंटरेस्टिंगली इवन इन चोला और विजयनगरा पीरियड टेम्पल्स जो थे फंडेड थे लर्निंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, कल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी। सो हिस्टोरिकली भी टेम्पल डोनेशंस एजुकेशन ओरिएंटेड पर्पसेस के लिए यूज होते आ रहे हैं। इसके करंट इम्प्लीकेशंस देखेंगे फ्रॉम लेगेसी टू इलेक्टोरल फ्लैश पॉइंट। अब ये इशू जो बन गया है एक बहुत ही पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया है, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु। पार्टीज इस इशू को यूज करते हैं वोटर पोलराइजेशन के लिए। रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट अकाउंटेबिलिटी के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन है उसको ये लोग वोट बैंक डिबेट्स में सिंप्लीफाई कर देते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कैन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी अवॉइड सोशल अकाउंटेबिलिटी स्पेशल व्हेन पब्लिक इंपैक्ट इज इन्वॉल्व्ड। हमेशा आपको इस डिबेट को एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग यस और नो से नहीं करना है, सॉल्यूशन हमेशा मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। हमें हिस्टोरिकल यूसेज भी कंसिडर करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशंस भी ध्यान में रखने हैं, जुडिशियल अप्रूव लेना है एंड देन पब्लिक वेलफेयर इंटेंट सबको बैलेंस करते हुए चलना है। हाउ ब्यूटिफुली रिटन आर्टिकल दैट इज रिलेवेंट फॉर आवर GS2 सिलेबस की थीम से। So I want you to have a very proper hang on it. Social justice और बहुत ही टेम्पल ये सब बात करते हुए हम आ गए हैं बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एंड हाईली स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पर, दैट इज इंडियन आर्मी का जो AI रोड मैप है उस पे। ये सिर्फ एक मिलिट्री अपग्रेड नहीं है, एक न्यू एज वॉरफेयर का डायरेक्शन तय किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ये है कि इंडियन आर्मी ने एक एम्बिशियस रोड मैप डिजाइन किया है जिसका कोर फोकस रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग में और बिग डेटा एनालिटिक्स को मिलिट्री डिसीजन मेकिंग का एक इंटीग्रल पार्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव के साथ। फास्टर रिस्पॉन्स, रियल टाइम बैटलफील्ड एनालिसिस और प्रिसीजन इन हाई रिस्क जोन इसके सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। व्हाई नाउ? क्योंकि लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर इज लर्न्ड। ये रोड मैप ऑपरेशन सिंदूर के बाद फास्ट ट्रैक किया गया, क्योंकि इस ऑपरेशन ने हमें बताया कश्मीर और POK में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना टारगेट किया गया था, लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन में कुछ गैप्स हाईलाइट हुए थे। ये क्लियर हुआ था कि 21वीं सेंचुरी के वॉरफेयर को मसल पावर नहीं, थोड़ा माइक्रोचिप्स ओरिएंटेड अप्रोच रखना होगा।
When we talk about the roadmap, ये aim करता है to create AI-driven smart war rooms, deploy drone swarming systems for surveillances, use predictive algorithms to detect threats before they even escalate. एंड एक बहुत ही इंटीग्रेटेड एआई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो रिप्लेस नहीं करेगा, मे बी इट विल जस्ट एनहांस द सिस्टम। तो इंडियन आर्मी का ये जो इनिशिएटिव है सिर्फ फ्रॉम बूट्स ऑन ग्राउंड टू ब्रेन इन लूप्स यू कैन से, ये इंश्योर करेगा कि इंडिया इज नॉट जस्ट फ्यूचर रेडी, इज फ्यूचर लीडिंग इन डिफेंस। हम ये टेक्नोलॉजी को आगे अंडरस्टैंड करने के लिए क्या एस्पेक्ट्स हैं, वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। इंडियन आर्मी के एआई रोड मैप के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से एआई टूल्स जो है बैटलफील्ड में काम करेंगे, कैसे करेंगे, एक्सेट्रा। इट्स अ टेक ड्रिवन फोर्स रीडिजाइन फॉर फ्यूचर वॉरफेयर, यू कैन से। ड्रोन स्वार्मिंग, द स्काई इज नॉट द लिमिट। आपने शायद एक ड्रोन देखा होगा, लेकिन सोचिए अगर 30 to 40 ड्रोन्स एक ही टाइम पे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे तो एनिमी को कंफ्यूज करना, सर्विलेंस करना और इवन टारगेट पे प्रिसीजन स्ट्राइक करना, ये सब पॉसिबल है ड्रोन स्वॉर्मिंग, जिसे इंडियन आर्मी सर्विलेंस और टैक्टिकल डोमिनेंस के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। ये एक्ट करेगा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। देन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बैटलफील्ड में रियल टाइम इंटेलिजेंस, एआई टूल्स बैटलफील्ड के लिए, लाइव डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें जो है फाउंडेशनल होगी एआई सिस्टम की। वो टैक्टिकल डिसीजन रेकमेंड करेंगी इन स्प्लिट्स ऑफ सेकेंड, जैसे कि एनिमी का मूवमेंट पैटर्न क्या है, बेस्ट रूट क्या होगा, किस एरिया में सपोर्ट अर्जेंटली चाहिए, एक्सेट्रा। बेसिकली एआई बिकम्स अ बैटलफील्ड एडवाइजर। इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो सब जगह नजर रख सकते हैं हम। इसका मतलब ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेंसर्स, सारी जगह पे हम अच्छे से नजर रख पाएंगे ताकि रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस हमें मिलती जाए, जिसे एक सिंगल डैशबोर्ड से हम मॉनिटर कर सकेंगे। इमेजिन अ डिजिटल बैटलफील्ड मैप दैट अपडेट्स लाइव, ऑलमोस्ट लाइक अ मिलिट्री गूगल मैप, वी कैन से। Then when we talk about legal system upgrades, old is not out yet. इंडियन आर्मी पुराने वेपन्स और टेक सिस्टम को भी एआई कंपेटेबल बनाएंगी। इसको बोलते हैं रिट्रोफिटिंग, जहां पे एग्जिस्टिंग टैंक्स, रडार्स और लॉजिस्टिक सिस्टम को एआई से एम्पावर किया जाएगा। इसे नए सिस्टम डेवलप होने तक भी ट्रांजिशन पीरियड बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, यू कैन से। अब ये जो एआई का रोड मैप है, ये एक स्ट्रेटेजी है। ये बताता है कि फ्यूचर वॉर्स हार्डवेयर से नहीं, सॉफ्टवेयर से जीते जाएंगे। इंडिया इज एमिंग नॉट जस्ट टू मैच ग्लोबल पास बट टू डिफाइन ग्लोबल बैटलफील्ड स्टैंडर्ड्स इन एआई, यू कैन से। तो अब देखते हैं एआई का फ्यूचर इंडियन डिफेंस में कैसा दिख रहा होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉम्बैट एनीमोर, राइट? एआई इज डिफाइनिंग how we secure our borders, how we coordinate operations, and even how we become Atmanirbhar in defense. Enhanced combat capabilities, AI से क्या होगा, बहुत ही adaptive, faster strategies बना पाएंगे रियल टाइम डेटा यूज करके। एनिमी की पोजीशंस क्या है, टेरेन डायनामिक्स को एनालाइज करेगा, या बेस्ट रूट क्या होगा अटैक या डिफेंस का, ये भी सजेस्ट करेगा। ये तो एक गेम चेंजर बन जाएगा फॉर हाई ऑल्टीट्यूड warfare like Ladakh and urban operations like Kashmir, है ना? And then if we talk about interoperability, AI क्या करेगा? It ensures greater coordination between Army, Navy and Air Force. This means एक joint theater command बनेगा, इंफॉर्मेशन फ्लो रियल टाइम हो जाएगी एंड किसी भी ब्रांच को एक दूसरे से डेटा लेने में बहुत आसानी होगी। वन फोर्स वन स्ट्रेटेजी अप्रोच, यहाँ पे एक डिजिटल बैकबोन के साथ वी विल बी एबल टू फ्रेम। Then when we talk about transformed operations from surveillance to cyber defense, AI का जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा बॉर्डर सर्वेलेंस में, काउंटर टेरर ऑपरेशंस में एंड साइबर सिक्योरिटी द मोस्ट। AI प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं बिफोर इट इवन स्टार्ट्स। एग्जांपल, imagine facial recognition from drone footage warning forces 10 minutes before the infiltration is happening. Sounds very interesting. अगर हम इंडिया के पास ये मौका मिलेगा, एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम के खुद बनाए जाए, एक्सपोर्ट्स भी करें, तो स्पेशली ग्लोबल साउथ कंट्रीज को कितनी मदद मिल जाएगी। सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप जैसे डीआरडीओ हो गया, प्राइवेट टेक स्टार्टअप्स हो गए, मिलकर काम करेंगे, हमारा फ्यूचर जो है डिफाइन करेंगे।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर द स्मार्टेस्ट वे। तो एआई सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, सॉवरेनिटी और स्पीड भी ला रहा है साथ में। इंडियन डिफेंस इज नॉट जस्ट गेटिंग फ्यूचर रेडी, इट्स बिल्डिंग द फ्यूचर इटसेल्फ विद ऑल दिस न्यू टेक एक्सेट्रा। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल था फॉर टुडेज, वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजी। तो आई होप यू हैव गॉट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। आज के लिए बस इतना ही। वी हैव स्टडीड वेरी 5 impactful topics for the day. I hope you've understood it properly. आप फिर से जाके वो 5 articles पढ़ें अच्छे से ताकि वो retain करने में आसानी हो. Maintain your notes properly. We shall meet again tomorrow. Till then, keep revising, be smart, and keep studying. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.